हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जॉन स्टुअर्ट मिल को कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में जॉन स्टुअर्ट मिल के लिबर्टी के ऊपर हम चीजों को डिस्कस करेंगे। मिल के स्वतंत्रता संबंधी क्या विचार हैं और मिल के विचारों को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी स्वतंत्रता के विचारों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं, एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को देखेंगे। इसमें हम कंप्लीट मिल के स्वतंत्रता के संबंध में जो विचार दिया है मिल ने उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे और जो चीजें बाकी रहेंगी वो अगली क्लास में हमें डिस्कस करना होता है और अगली क्लास में उन सारी चीजों को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहला पॉइंट हमारा। मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में प्रस्तुत किए हैं। तो पहला ही पॉइंट आपको याद रखना है कि मिल ने जो लिबर्टी के संबंध में जो विचार दिया है, जो आइडियाज दिया है, वो उसकी सबसे फेमस बुक जो है ऑन लिबर्टी, इसी पुस्तक में मिल ने अपनी स्वतंत्रता के संबंध में जो विचार दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिल नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है जिसका तात्पर्य है प्रतिबंधों का अभाव। अब देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता आपको दो चीज देखने को मिलेंगी, है ना। जब आपने स्वतंत्रता पढ़ा होगा, स्वतंत्रता वाला चैप्टर या लिबर्टी का चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने बर्लिन को पढ़ा होगा, आइजिया बर्लिन को। बर्लिन ने लिबर्टी को दो टाइप्स में डिवाइड किया, एक पॉजिटिव लिबर्टी, दूसरी नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, बर्लिन की फेमस जो बुक है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, है ना। स्वतंत्रता के कितने कॉन्सेप्ट? दो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब यहां पर मिल की जो बेसिकली हम बात करते हैं मिल को, तो मिल की लिबर्टी कैसी है? मिल की लिबर्टी जो है वो नकारात्मक है, या कह लें मिल जो है नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है। तो नेगेटिव लिबर्टी का क्या मतलब होता है ये भी समझ लेते हैं। यानी ऐसी लिबर्टी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई पर्सन है तो पर्सन का जो मन कर रहा है वो कर सकता है, उसके मामले में, उसके कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर राज्य के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। फिर मिल ने मानव स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी रूप का प्रतिपादन किया है, इसलिए सेबाइन ने कहा है कि मिल का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन उपयोगितावादी समर्थन से कुछ अधिक है। ठीक है, अब यहां पर समझना क्या है आपको, एक चीज यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जो कोटेशंस, जो लाइंस उठकर आती हैं एग्जाम में, जहां से आप गलतियां करते हैं उन पर ध्यान दीजिए। कि देखिए, मिल ने मानव स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष व्यक्तिवादी स्वरूप का प्रतिपादन किया है। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर मिल ने बल दिया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है। ठीक है, जबकि बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत अपनाते हुए अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सिद्धांत दिया। लेकिन मिल की स्वतंत्रता में आपको हर व्यक्ति की, इंडिविजुअल्स की लिबर्टी देखने को मिलेगी। यहां पर मिल जो है प्रत्येक इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस कर रहा है, प्रत्येक इंडिविजुअल्स को लिबर्टी प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। तो यही बात जो है सेबाइन कहता है कि मिल का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन उपयोगितावादी सिद्धांत से या समर्थन से कुछ अधिक है। जैसे उपयोगितावादी सिद्धांत में 100 लोगों का अगर समूह है तो 100 में 80 को स्वतंत्रता मिल जाए तो अच्छी बात है, ये उपयोगितावादी सिद्धांत था। लेकिन सेबाइन कहता है कि मिल का सिद्धांत जो है उपयोगितावाद से थोड़ा आगे है, क्योंकि अगर समाज में 100 लोग हैं तो मिल कहता है 100 के 100 लोगों को ही इक्वल लिबर्टी, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है मिल की व्यक्तिवादी स्वतंत्रता है, या कह ले मिल ने स्वतंत्रता का जो सिद्धांत दिया है वो व्यक्तिवादी उसका स्वरूप है, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मिल समर्थन करता है। इसके साथ साथ मिल ने नकारात्मक स्वतंत्रता का भी समर्थन किया है, नेगेटिव लिबर्टी का सपोर्ट करता है ये मिल। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको हर एक स्लाइड्स में आपको ऐसी चीजें दिखेंगी जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल प्रेजेंटेड हिज आइडियाज अबाउट द फ्रीडम इन हिज बुक ऑन लिबर्टी। ठीक है, ऑन लिबर्टी में मिल ने अपने लिबर्टी को लेकर जो आइडिया दिया है वो इसी पुस्तक में मिलता है। मिल एडवोकेट्स नेगेटिव फ्रीडम और नेगेटिव लिबर्टी विच मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यानी पर यहां पर रिस्ट्रिक्शंस एब्सेंस होना चाहिए। ठीक है, मिल एडवोकेट्स इंडिविजुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन फ्रीडम
So Sabine has said that Mill's support of individual freedom is more than a utilitarian supports. आगे देखते हैं, मिल को प्रायः व्यक्ति की स्वतंत्रता का दूत कहा जाता है, किंतु बार्कर का कहना है कि मिल की स्वतंत्रता, मिल जो है सारहीन या खोखली स्वतंत्रता का दूत है। अब आपको देखने को मिलेगा कि मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल दिया, यहां तक कि मिल ने यह बोला कि अगर कोई पागल व्यक्ति भी एक तरफ है, ठीक है, तो उसको भी बोलने की आजादी से वंचित नहीं किया सकता। तो इतनी बड़ी बात जो है मिल बोल रहा है व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के, लेकिन बार्कर क्या कहता है, बार्कर ने मिल की स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए कहता है कि मिल की स्वतंत्रता कैसी है, खोखली है, झूठी है ना, सारहीन है, इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा क्यों बोलता है बार्कर? क्योंकि बार्कर कहता है कि मिल की स्वतंत्रता जो है वो बहुमत के खिलाफ है, बहुमत के खिलाफ है। पहली बात तो बहुमत के खिलाफ अल्पमत को भी है। कैसे बहुमत के खिलाफ? क्योंकि मिल कहता है 100 लोग एक तरफ हो, एक व्यक्ति एक तरफ हो, इन 100 लोगों को यह अधिकार नहीं कि इस एक व्यक्ति को दबा सके, ठीक है। तो अब बार्कर इसलिए कहता है क्या बहुमत का महत्व ज्यादा है या एक व्यक्ति की स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो इसीलिए मिल की स्वतंत्रता को बोलता है बार्कर की खोखली है। दूसरी बात, मिल की स्वतंत्रता को खोखली स्वतंत्रता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मिल ने जो है सभी लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी है, ठीक है, सभी लोगों को स्वतंत्रता नहीं प्रदान की है मिल ने, क्योंकि मिल कहता है जो विकसित देश में रहता है, विकसित देशों के लोगों को ही स्वतंत्रता मिलेगी, यानी जो डेवलप्ड कंट्री के पीपल हैं उन्हीं को लिबर्टी मिलेगी और सबको नहीं मिलेगी। फिर आगे इसकी आलोचना और क्यों की जाती है? क्योंकि मिल ने स्वतंत्रता पर ज्यादा बल दिया है, समानता पर नहीं दिया है, ठीक है। तो इन चीजों के कारण क्या है, मिल की स्वतंत्रता की आलोचना की जाती है। अब यहां पर आपको आगे क्या देखना है, मिल के मत में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। मिल कहता है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए लिबर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी चीज है। मिल के मत में व्यक्ति क्या है, अपने शरीर व अपने मस्तिष्क का स्वयं ही स्वामी है। ये नेट के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो मिल कहता है कि व्यक्ति अपने मन का, अपने शरीर का, अपने मस्तिष्क का स्वामी है, इसीलिए उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, मिल्स इज ऑफन कॉल्ड द मैसेंजर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, बट बार्कर सेज दैट मिल इज द मैसेंजर ऑफ एम्प्टी फ्रीडम, ठीक है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मिल अ पर्सन नीड्स टू फ्रीडम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी। मिल कहता है कि किसी भी पर्सन को अपनी अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है तो उसे फ्रीडम की नीड्स जरूर है। बिना फ्रीडम के कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंडिविजुअल्स अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मिल अ पर्सन इज द मास्टर ऑफ द ओन बॉडी एंड माइंड। मिल कहता है कि कोई भी पर्सन है वह अपनी बॉडी का, वह अपने माइंड का, वह स्वयं अपने आप का क्या है, मास्टर है या अपने आप का मालिक है। फिर आगे आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, मिल कहता है अपने तरीके से अपनी भलाई करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को हो, बशर्ते कि ऐसा करते समय अन्य लोगों के प्रयासों में बाधा न उत्पन्न हो। मिल कह रहा है कि हर व्यक्ति को अपनी भलाई, अपना विकास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा विकास अपना नहीं करेगा कि जिससे कि दूसरे के विकास में या दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न हो, ठीक है। तो यहां पर मिल ने कुछ प्रतिबंध लगा दिया है व्यक्ति के ऊपर। कहता है मिल कि व्यक्ति को अपना विकास इस तरीके से करना है कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे। फिर मिल कहता है खाने व कपड़े पहनने के बाद स्वतंत्रता मानव प्रकृति की आवश्यकता है, ठीक है। तो खाना और कपड़ा, इसके बाद मिल कहता है खाने और कपड़े के बाद लिबर्टी बहुत ही जरूरी है व्यक्ति के लिए। बिना लिबर्टी के व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य और समाज के हस्तक्षेप से रक्षा होनी भी जरूरी है, ऐसा मिल कह रहा है, ठीक है। मिल कह रहा है कि व्यक्ति को अगर अपना व्यक्तित्व का विकास करना है, एक तो उसको स्वतंत्रता चाहिए, दूसरी बात अगर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करना है
तो उसे राज्य से और समाज के हस्तक्षेप से क्या होनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि मिल कहता है कि राज्य और समाज, है ना, राज्य और समाज ही एक ऐसे संसाधन हैं जो क्या करते हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं या व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में ये बाधक बनते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इतनी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर वे में समझ में आनी चाहिए। आगे देखते हैं। मिल कहता है एवरीवन शुड बी फ्री टू द परस्यू his own welfare in his own way, provided that in doing so he does not interfere with the effort of others. Next मिल कहता है after food and clothing, freedom is the most important needs of human nature. ठीक है, foods and clothing के बाद जो फ्रीडम है ये क्या बन जाती है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन नेचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स बन जाती है। For the development of person's personality, protection from the interference by the state and society is necessary. फिर मिल कहता है कि किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, स्टेट के इंटरफेयर को रोकना पड़ेगा और सोसाइटी के इंटरफेयर को रोकना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी और स्टेट ये इंटरफेयर करके व्यक्ति की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं, ऐसा मिल कह रहा है। फिर आगे देखिए, राज्य या समाज केवल आत्मरक्षा तथा दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक होने पर ही हस्तक्षेप कर सकता है, इसके अलावा व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मिल कह रहा है कि राज्य या समाज, ठीक है, केवल आत्मरक्षा तथा दूसरे की स्वतंत्रता में अगर कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न कर रहा है तभी जो है राज्य और समाज को हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मान लीजिए ए नाम का पर्सन यहां पर है, यहां पर बी नाम का पर्सन है, ठीक है, अगर ए नाम का पर्सन अपना सही तरीके से काम कर रहा है, बी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तब तो राज्य और समाज कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर ए नाम का पर्सन कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि बी की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंच रहा है, तो राज्य या समाज का दायित्व है कि इस बी की स्वतंत्रता को सुरक्षित करे। तो बी की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए राज्य और समाज ए के कार्यों पर क्या लगाएंगे, ए के कार्यों पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे या प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है, तो मिल ये कह रहा है। अब मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति पर व्यक्ति की प्रभुसत्ता है। चलिए आगे देखते हैं। बेंथम जहां स्वतंत्रता को सुख प्राप्ति का साधन मानता है, वहीं मिल स्वतंत्रता को क्या मानता है, साध्य मानता है। ठीक है, बेंथम ने स्वतंत्रता को क्या माना है, साधन माना है, और मिल स्वतंत्रता को क्या मानता है, साध्य मानता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि बेंथम के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता एक साधन है, जबकि मिल के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, एक साध्य है। इस तरीके से क्वेश्चन बनने के चांसेस एग्जाम में हमेशा बने रहते हैं। जब आप डीप में नहीं पढ़ के जाते हैं तब वहां पर आप गलती करते हैं और कहते हैं सर क्वेश्चन कहां से पूछता है, हमें तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो जब तक आप चीजों को डीपली नहीं पढ़ेंगे, डीपली स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप चीजों के पीछे भागते रहेंगे, परेशान रहते रहेंगे, तो शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्टेट और सोसाइटी कैन intervenes only if self-defense and when it is an obstacle to the freedom of others. Apart from this, the individuals should have freedom. According to Mill, freedom is the sovereignty of an individual over another. While Bentham considered freedom as a means attain happiness, Mill considered freedom as a एन एंड। ठीक है, तो मिल जहां पर फ्रीडम को एंड मानता है, वहीं पर बेंथम ने फ्रीडम को क्या माना है, मींस माना है। अब यहां पर देखते हैं कि मिल की स्वतंत्रता कैसी है, मिल ने स्वतंत्रता के कितने टाइप्स बताए हैं। तो मिल स्वतंत्रता के दो प्रकार बताता है। मिल डिस्क्राइब्स टू टाइप्स ऑफ फ्रीडम और टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, पहली लिबर्टी क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरी है कार्यों की स्वतंत्रता। मिल कहता है पहली लिबर्टी क्या है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। मिल कहता है व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी इस विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसी है, यह निर्बाध है, यानी ये अनहिंड्रेड है,
100 है, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया सकता है। मिल कहता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो मिल ये चीजें बताने का प्रयास कर रहा है। फिर वही दूसरी तरफ मिल कह रहा है कि व्यक्ति को अपने कार्य करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर मिल कहता है व्यक्ति के दो तरीके के कार्य होंगे। एक तो पहला स्व विषयक कार्य होगा, यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कर सकता है। दूसरा व्यक्ति जो है अदर रिगार्डिंग एक्शन कर सकता है। अब मिल कहता है जो व्यक्ति का स्व विषयक कार्य है यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि स्व विषयक कार्य वह कार्य होता है जिससे स्वयं कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी स्व विषयक कार्य वह कार्य है जो स्वयं कर्ता के ऊपर प्रभाव डालता है। और दूसरा पर विषयक कार्य यानी अदर रिगार्डिंग एक्शन वह एक्शन होता है जिससे जो कर्ता कोई काम कर रहा है उससे किसी दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा हो, है ना। तो मिल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता या दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप उत्पन्न होता है, तब वहां पर मिल कह रहा है कि राज्य के द्वारा उस व्यक्ति के कार्यों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है या उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। इसी को हानि का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, हानि का सिद्धांत का मतलब है कि आप ऐसा कार्य करो कि दूसरों को हानि ना हो, है ना। आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई ऐसे थोड़ी करोगे यार कि आप पढ़ाई कर रहे हो, इधर बैठ करके आपका पार्टनर दूसरी साइड बैठा हुआ है, आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हो, बेचारा परेशान हो रहा है ना। तो आप पढ़ो अपने मन में जिससे कि इसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। अगर इसको कोई नुकसान हुआ तब आपकी पढ़ाई पर या आपके बोलने पर, बोल बोल कर जो आप पढ़ रहे हो, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो मिल कह रहा है कि जो पर विषय कार्य है, अदर रिगार्डिंग एक्शन है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी को हार्म प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि मिल ने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला देखते हैं विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे यहां पे हमने एक एक करके पहला नंबर हम ये पढ़ेंगे, फिर दूसरा नंबर कार्यों की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के बारे में। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल के अनुसार क्या है, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भाषण व प्रकाशन की स्वतंत्रता भी शामिल है। मिल कहता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी प्रकाशित कर सकता है, कुछ भी पब्लिश कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी का मन हुआ, कोई बुक लिखा, बुक लिख करके क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया, इस पब्लिकेशन पर कोई भी रोक टोक नहीं लगाया सकता है। मिल विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगाने के पक्ष में है, चाहे वह विचार समाज के अनुकूल हो या समाज के प्रतिकूल। ऐसा आप सोचो, मिल ऐसा क्यों कर रहा है? तो आप कहेंगे सर मिल तो व्यक्तिवादी विचारक है और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देगा, इसीलिए यह व्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दे रहा है। तो बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन दूसरी बात और भी इसके अंदर एक समाहित है। दूसरी चीज और क्या समझनी है कि मिल कह रहा है किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि एक बार कि मिल व्यक्तिवादी विचारक है, मैं तो यह भी कहता हूं कि मिल उपयोगितावादी भी है। मिल व्यक्तिवादी के साथ साथ क्या है, उपयोगितावादी है। मिल कहता है किसी भी व्यक्ति के विचारों को दबाया नहीं जाना चाहिए, ये तो व्यक्तिवाद हो गया। फिर आगे कहता है कि मिल कहता है किसी भी व्यक्ति के विचारों को नहीं दबाया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति के विचारों को हम दबा रहे हैं उस व्यक्ति के विचार समाज के लिए इतने उपयोगी हैं कि समाज का परिवर्तन ही कर दे, समाज के स्वरूप को ही बदल के रख दे। तो इसी आधार पर हम हर व्यक्ति के विचारों को उपयोगी समझेंगे। किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप्स का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, खास करके विचारों को लेकर के। एक तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरा, मिल व्यक्तिवादी विचारक है, इसलिए हर व्यक्ति के विचारों का ये समर्थन करता है। मिल यहां तक कहता है कि आप जिस व्यक्ति के, देखिए यहां पर अगर आप समझें, मिल कहता है अगर 1000 व्यक्ति जो हैं एक साइड हैं और एक व्यक्ति पागल है, ये मान लीजिए, ठीक है, अगर एक व्यक्ति पागल खड़ा हुआ है एक तरफ है, तो इस 1000 व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि इस पागल व्यक्ति को बोलने से रोक सके। क्योंकि मिल कहता है कि हो सकता है
इस एक पागल व्यक्ति का विचार इन 1000 व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो या पूरे समाज के लिए उपयोगी हो, इस आधार पर भी किसी भी व्यक्ति के विचारों को दबाया नहीं जा सकता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मिल व्यक्तिवादी है। मिल कहता है 1000 व्यक्ति एक तरफ हो और एक व्यक्ति एक तरफ हो, चाहे वो पागल हो, चाहे सनकी हो, कोई सा भी हो, है ना, उसके विचारों को नहीं दबा सकते आप। 1000 व्यक्ति भी इसके विचारों को, एक व्यक्ति के विचारों को आप नहीं दबा सकते। क्यों? क्योंकि मिल कैसा विचारक है? व्यक्तिवादी विचारक है। ठीक है, व्यक्तिवादी विचारक एक एक व्यक्ति के विचारों को महत्व देते हैं। प्रत्येक इंडिविजुअल्स के आइडियाज को प्रमोट करने का काम कौन करता है? इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर या व्यक्तिवादी विचारक करते हैं। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हाँ, थोड़ी सी टिपिकल हो सकती हैं, बट आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आसान जरूर लगेगा आपको। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पब्लिकेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में क्या इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन। मिल इज इन फेवर ऑफ नॉट imposing any kind of a restriction on freedom of thought and expression, whether that thought is a favorable unfavorable to the society। ठीक है, मिल कहता है कि किसी भी टाइप्स का कोई भी इंपोज या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया सकता, खास करके एक्सप्रेशन के ऊपर, थॉट्स के एक्सप्रेशन के ऊपर, चाहे वो थॉट्स सोसाइटी के फेवर में हो या सोसाइटी के अनफेवर में हो। आगे देखते हैं। मिल के अनुसार यदि संपूर्ण समाज एक ओर हो और अकेला व्यक्ति दूसरी ओर हो तो भी उस व्यक्ति के विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें क्या आपको क्या इसमें झलक दिखती है? एक तो इसमें व्यक्तिवाद की झलक दिखती है, इंडिविजुअलिज्म की आपको शैडो दिखेगी। दूसरी तरफ आपको उपयोगितावाद की भी झलक दिखाई देगी, यूटिलिटेरियनिज्म की भी आपको यहां पर शैडो दिखाई देगी, है ना। तो मिल कह रहा है कि चाहे एक तरफ 100 व्यक्ति हो या 1000 व्यक्ति हो, या एक तरफ पूरा समाज खड़ा हो और एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा हो, तो पूरे समाज को यह अधिकार नहीं कि इस एक व्यक्ति को चुप करा सके। इसमें दो विचार देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इस एक व्यक्ति के विचार क्या हो? पूरे समाज के लिए क्रांतिकारी हो, पूरे समाज में परिवर्तन ला सकता हो या पूरे समाज का कल्याण करता हो इस एक व्यक्ति का विचार। आगे देखते हैं। मिल मानव की विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना कह रहा है कि वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों को क्या करना है? लूटने के समान है। तो ये स्टेटमेंट है, कोटेशन है, रेड करके बोल्ड करके लिखा गया है, आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है। तो मिल आपको इतनी देर पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि मिल जो है स्वतंत्रता का बहुत बड़ा पैगंबर है, स्वतंत्रता या लिबर्टी को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रमोट कर रहा है। क्यों प्रमोट कर रहा है? एक तो ये इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर है, व्यक्तिवादी विचारक है, दूसरा यह उपयोगितावादी भी विचारक है ना। ये कह रहा है कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति के विचारों को हम दबाने का प्रयास कर रहे हैं उसके विचार इतने उपयोगी हों कि वो समाज का ही पूरा स्वरूप परिवर्तित कर दे, समाज का भला कर सके। तो इसीलिए व्यक्तिवादी के साथ साथ मिल जो है उपयोगितावादी विचारक भी है। तो इस बात को आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करेंगे। According to Mill, even if the entire society is on one side and a single person is on the other side, the person should still have the freedom to express his views. Mill says imposing restrictions on the freedom of thought and expression of human being is like a robbing the present and future generations. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज याद रखेंगे आप, कोटेशंस हैं। आगे मिल क्या कहता है? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानसिक स्वास्थ्य व समाज की प्रगति के लिए क्या है? आवश्यक है। मिल कहता है कि जब व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी तभी समाज की प्रगति होगी, तभी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी आगे बढ़ सकता है। अगर आपके पास एक्सप्रेशन करने की आजादी नहीं होगी, अगर आपको बोलने की आजादी नहीं दी जाएगी, तब आपका विकास नहीं होगा। मिल ऐसा मानता है, ठीक है। क्योंकि मिल कहता है वाद विवाद के कारण, डिबेट जब समाज में चलेगा, हर विचारों में क्लैश होगा, द्वंद्व होगा, डायलेक्टिकल फॉर्म आएगा, तभी जो है समाज में क्या होगी? प्रगति होगी, तभी व्यक्ति का विकास होगा। उसने आगे बताया कि सुकरात, प्लेटो, ये सब ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने आइडियाज को
एक्सप्रेशन को रोका ही नहीं किसी तरीके से, किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाया ही नहीं एक्सप्रेशन के ऊपर। उन्होंने कहा कि विचारों में संघर्ष होने दो, संघर्ष होगा तभी तो सत्य का पता लगेगा। तो वैसे मिल भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति के विचारों को दबाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति के विचार को दबा रहे हैं उसी व्यक्ति के विचार क्या हो, उपयोगी हो समाज में। तो मिल आगे कहता भी है कि व्यक्ति के विचारों में जब संघर्ष होगा तब क्या होगा, तब सत्य का पता लगेगा, क्या सही है क्या गलत है इसका पता लगेगा। और इससे क्या होगा, इससे समाज का भी विकास होगा, इससे व्यक्ति का भी विकास होगा। ये दोनों चीजें जो है मिल बताने का प्रयास करता है। इसीलिए मिल कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति आंशिक सत्य बोलता है, यहां तक मिथ्या का भाषण करता है, तो भी राज्य को प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। मिल कहता है कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है या थोड़ा बहुत सही बोलता है ना, तब भी राज्य को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर। सनकी व्यक्ति को भी विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मिल ऐसा बोलता है कि चाहे कोई पागल व्यक्ति हो, चाहे कोई सनकी व्यक्ति हो, चाहे कैसा व्यक्ति हो, उसके विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी उसे होनी चाहिए। इस पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ थॉट and expression is essential for mental health and progress of society. If a person speak partial truth or even lies, the state should not impose restrictions. Even an eccentric person should be given the freedom to express his views. यहां तक कि मिल कहता है जो एक्सेंट्रिक पर्सन है यानी पागल व्यक्ति, इसी को झक्की पर्सन भी कहते हैं, ठीक है। पागल व्यक्ति को भी क्या मिलनी चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए उसके थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। फिर आगे मिल कहता है कि स्वतंत्रता को खतरा जो है सरकार से नहीं होता है, ठीक है। स्वतंत्रता को खतरा कहां से होता है, बहुमत समाज से होता है, बहुमत समाज के अत्याचार से होता है। अब देखो अगर मिल कह रहा है कि इसीलिए मिल ने बोला कि 100 व्यक्ति अगर एक तरफ खड़े हों और एक व्यक्ति एक तरफ खड़ा हो तो भी इस एक व्यक्ति के विचार को दबाया नहीं जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है एक्चुअली में कि ये बहुमत क्या करता है, इस अल्पमत के विचार को दबा देता है। तो मिल जो है अल्पमत का भी समर्थन करता है, बहुमत के अत्याचार का विरोध करता है। ये चीज ध्यान रखना, मिल ने बहुमत के अत्याचार का विरोध किया है। मिल ने हर व्यक्ति के, चाहे वो अल्पमत में हो चाहे कैसा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की आजादी पर बल देता है, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। फिर मिल कहता है कि आगे देखिए यहां पर और चीज अगर समझेंगे आप थोड़ा सा डिटेल में, तो इसमें लिखा गया है कि स्वतंत्रता को खतरा सरकार से नहीं बल्कि बहुमत के अत्याचार से होता है। अगर आप एक दूसरा एग्जांपल समझे, तो अगर आप मान लीजिए सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके घर वाले आपको रोक देंगे, भैया कुछ नहीं बोलना, मोदी के खिलाफ, जेल में डाल देगा। अगर आप नहीं माने तो आपके परिवार वाले जो आपके आसपास के लोग रहेंगे, अरे कहां पागल हो गया है, मोदी के खिलाफ बोल रहा है। अगर तब भी नहीं माने तो गांव वाले पूरे मिलकर आपको रोकेंगे, है ना। यानी कि आपको रोकने का काम कौन कर रहा है, बहुमत समाज कर रहा है ना। बहुमत का अत्याचार क्या करता है, आपकी स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न करता है। तो एक चीज ये भी आप समझ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, कोई भी समाज जिसमें सनकीपन, मजाक व तिरस्कार का विषय न हो वह पूर्ण समाज नहीं हो सकता है, ऐसा मिल कहता है। फिर मिल आगे कहता है कि सार्वजनिक स्वतंत्रता को तानाशाही शासन के बजाय लोकतंत्र में ज्यादा खतरा है, क्योंकि स्वशासन आते ही लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रति शिथिल हो जाते हैं, है ना। मिल कह रहा है कि सार्वजनिक स्वतंत्रता को तानाशाही शासन के बजाय लोकतंत्र में ज्यादा खतरा है, क्योंकि तानाशाही जहां पे रहेगी व्यक्ति वहां पर सचेत रहता है, व्यक्ति वहां पर चौकन्ना रहता है कि अपने अधिकारों को लेकर, अपनी स्वतंत्रता को लेकर के शासक कोई ऐसा नियम ना बना दे कि जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता रुक जाए। तो ऐसे में मिल कह रहा है कि जहां पे लोकतंत्र आ जाता है वहां पे व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, कम हो जाती है। कैसे कम होती है, क्योंकि मिल कह रहा है कि जब व्यक्ति का स्वयं का शासन आ जाता है यानी लोकतंत्र आ जाता है, तब व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति ढीला हो जाता है, शिथिल हो जाता है, कह रहा है छोड़ो यार हमारे तो शासन है, क्या स्वतंत्रता लेनी है इसमें, है ना, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जब मिल कहता है कि जब तानाशाही शासन रहती है तब व्यक्ति क्या होता है, चौकन्ना रहता है, नहीं सरकार के खिलाफ बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सरकार को तानाशाही नहीं होने देंगे, है ना। तो तानाशाही शासन के खिलाफ व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहती है, व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर सजग रहता है, सचेत रहता है। जबकि लोकतंत्र आ जाता है तो मिल कहता है कि लोकतंत्र में या स्वशासन आने में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के प्रति क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, कहता है यार छोड़ो यार क्या स्वतंत्रता, हमारी तो सरकार है लोकतंत्र में,
कौन तानाशाह बन रहा है ना। तो ये चीजें मिल बताने का प्रयास करता है। मिल सेज दैट लिबर्टी इज नॉट threatened by the government but by the tyranny of the majority. No society in which eccentricity, mockery and contempt are a subject of can be perfect society. फिर आगे मिल कहता है कि पब्लिक लिबर्टी इज मोर threatened in a democracy than the dictatorship, because as soon as self government comes, people becomes lax about their liberty. ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर करके चलनी है। जो मिल के स्टेटमेंट हैं, जो मिल के कोटेशंस हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। अब मिल देखिए क्या कहता है, नोट करके यहाँ पे दिया हुआ है। मिल से पूर्व फ्रांसीसी विचारक है एलेक्सी डी टॉकविले, इसने एक फेमस बुक लिखी डेमोक्रेसी इन अमेरिका। नेट के पेपर में कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया होगा, है ना। जो प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हैं, PYQ लगाते रहते हैं, वो मेरे वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें मेरे वीडियो में, क्या क्या मेरी PPT में ऐड होती हैं। तो वो चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा, कभी आपने पेपर देखा ही नहीं, तो थोड़ी सी मुश्किल आपको होगी। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको याद रखनी है कि फ्रांसीसी विचारक एलेक्सी द टॉकविले की रचना है डेमोक्रेसी इन अमेरिका में बहुमतवाद के खतरे पर चर्चा की गई है। इसमें डी टॉकविले बताता है कि अमेरिका में क्या है, बहुमत का खतरा है, बहुमत का शासन है। बहुमत के शासन ने क्या किया है, अल्पमत को दबा के रखा हुआ है। ठीक है, जो मेजोरिटी है उसने क्या किया हुआ है अमेरिका में, माइनॉरिटीज के राइट्स को दबा के रखा हुआ है। तो यही बात मिल भी बताने का प्रयास करता है। मिल कहता है कि समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, बहुमत के अत्याचार, बहुमत का अत्याचार जब होता है तब व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, समाज में कम हो जाती है। यानी बहुमत के शासन में क्या होती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती है। इसीलिए मिल ने अल्पमत के स्वतंत्रता पर बल दिया है, अल्पमत के अधिकारों पर भी बल दिया है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर कट में समझनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में मिल के क्या तर्क हैं। मिल्स आर्ग्यूमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। देखो, आप इतनी चीजें आप पढ़ ले जाओगे तो आपको लगेगा सर आप एक ही चीज बार बार पढ़ा रहे हो, एक ही चीज बार बार पढ़ा रहे हो, है ना। रीजन है, देखो आगे, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ क्या है, सत्य पर प्रतिबंध लगा देना है। मिल कह रहा है कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति के, राज्य ने या समाज ने किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अगर प्रतिबंध लगा दिया है तो इसका मतलब है कि वह राज्य और समाज सत्य पर नहीं पहुंच सकता। आपने सत्य पर पहुंचने के लिए प्रतिबंध लगा दिया, या सत्य तक आपकी पहुंच अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि विचारों के एक्सप्रेशन से ही आप सत्य का पता लगा सकते हैं। जब वाद प्रतिवाद होगा, जब दो विचार आपस में टकराएंगे, तभी तो सत्य का पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है। तो मिल कह रहा है कि अगर समाज को सत्य का पता लगाना है तो विचार और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर कोटेशंस में, हर लाइंस में आपको नई चीज मिलेंगी, चाहे सेंस उसका एक ही जैसा क्यों ना निकलता हो। क्योंकि अगर आप मिल को देखेंगे तो आप एक शब्दों में अगर ना पढ़ने से भी बेहतर है कि अगर आप चैप्टर ना भी पढ़ें तो भी आप कह सकते हैं मिल जो है स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक है। बस बात खत्म हो गई, आपको इतनी लाइन पढ़नी नहीं है ना। आगे देखिए, सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ है समाज की उपयोगिता का दमन करना या समाज की प्रगति को रोकना, है ना। इसीलिए मिल कहता है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो पागल हो, चाहे सनकी हो, चाहे जैसा भी हो, उसके विचारों पर, उसके स्वतंत्रता पर दमन नहीं लगाना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके विचार जो हैं समाज के लिए उपयोगी हो, और किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपने प्रतिबंध लगा दिया तो इसका मतलब है कि समाज की उपयोगिता पर आपने प्रतिबंध लगा दिया, समाज के कल्याण पर आपने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, सत्य का विराट रूप है, उसके विविध पक्ष हैं। सत्य का विराट रूप क्या है, उसके विविध पक्ष। अगर आप किसी सत्य का पता लगाना चाहते हैं तो क्या आप एक पक्ष को देख करके पता लगा सकते हैं? क्या आप एक व्यक्ति के विचारों से आप सत्य का पता लगा सकते हैं? तो नहीं। आप कहेंगे कि सत्य का अगर हमें पता लगाना है तो हमें हर व्यक्ति के विचारों को सुनना पड़ेगा, है ना। अगर आपको सत्य की खोज करनी है, समाज में अगर आपको प्रगति का रास्ता देखना है, समाज में आपको अगर कल्याण का रास्ता ढूंढना है, तो कल्याण तभी आ पाएगा जब आप हर व्यक्ति के विचारों को सुनेंगे।
हो सकता है इस व्यक्ति के विचार अच्छे ना हो सकता है इसके अच्छे ना हो सकता है इसके ना हो, किसी एक का तो अच्छा विचार होगा। तो इसीलिए आप किसी भी व्यक्ति के विचारों को ना दबाएं, क्योंकि अगर हमें सत्य का पता लगाना है तो हमें सत्य के अलग अलग पक्षों को भी सुनना पड़ेगा, यानी अलग अलग व्यक्तियों के विचारों को एक्सप्रेस होने देना है। आगे देखते हैं। Banning the freedom of thought and expression means banning the truth. Banning the truth means suppressing the utility of a society. Truth has vast form, it has a various aspects. मिल कहता है जो ट्रुथ होता है, जो सत्य होता है, उसके बहुत बड़ा वास्ट फॉर्म होता है, उसके बहुत बड़े वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हमें अगर सत्य का पता लगाना है, ट्रुथ का पता लगाना है, तो हमें अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा। अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखने का मतलब है कि अलग अलग लोगों के विचारों को समझना पड़ेगा, अलग अलग लोगों के विचारों को व्यक्त होने देना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के विचारों को रोकना नहीं होगा, तभी हम वास्तविक रूप में सत्य का पता लगा सकते हैं। अब देखिए, सत्य के पूर्ण व वास्तविक रूप को समझने के लिए उसके विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक है, और उसके लिए व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यही बात मैं आपको ऊपर समझाया, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। फिर मिल कहता है वाद विवाद एवं विचार विमर्श के द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पेज आप समझ सकते हैं, या आप अपने आसान भाषा में देखिए। मेरा यहाँ पर ये उद्देश्य नहीं कि मैं आपको केवल और केवल नेट जेआरएफ की कोचिंग पढ़ा रहा हूँ या क्लासेस दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये भी है कि जो बच्चे बीए पार्ट 1 में हैं, बीए सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, मास्टर कर रहे हैं, इग्नू से पढ़ रहे हैं, एनसीवेव, सोल, डीयू कहीं से पढ़ रहे हैं, है ना, वो बेसिक से लेकर के चीजों को सीख सके। तो इसीलिए मैंने सारी चीजों को एक ही वीडियो में समराइज करने का प्रयास किया है, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब मैं एक बार नेट के लिए वीडियो बनाऊं, एक बार मैं पीजीटी के लिए बनाऊं, एक बार टीजीटी के लिए बनाऊं, एक बार ग्रेजुएशन के लिए बनाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीजें बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको मिल जाएंगी इसमें, और कोई भी ऐसा पर्सपेक्टिव आपको, आप ये नहीं कह पाएंगे कि सर ये चीज नेट में आई है और आपकी पीपीटी में ये चीज नहीं हमें देखने को मिली है। तो अगर आप बिगनर हैं तब भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, और आप एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, आपको दोनों चीजें यहाँ पर हेल्प कर सकती हैं। To understand the complete and real form of truth is necessary to understand its different perspective, and for that a person should be given freedom of thought and expression. Truth can be discovered through debate and discussion. ठीक है, ट्रुथ को हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं? डिबेट के थ्रू एंड डिस्कशन के थ्रू। अब देखिए, समाज को सुधारने के लिए समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों, रीति रिवाजों और परंपराओं को बदलना चाहते हैं, और यह परिवर्तन विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही हो सकता है। ठीक है, तो जो भी समाज सुधारक हैं, हर समाज सुधारक क्या चाहता है? समाज में जो रूढ़ियां हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनमें परिवर्तन आए, नई नई चीजें समाज में आए। तो नई नई चीजें कैसे आएंगी? नई नई चीजें तो अपने आप आएंगी नहीं, नई नई चीजें आएंगी विचारों से, विचारों की अभिव्यक्ति से। जब व्यक्ति के विचारों को ही रोक दिया जाएगा बोलने से उसे, तो समाज में परिवर्तन कैसे होगा? तो इसीलिए मिल कहता है कि अगर समाज में सुधार करना है, समाज में रूढ़ियों को समाप्त करना है, समाज को प्रगति की दिशा में ले जाना है, तो हमें हर व्यक्ति के विचारों को सुनना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के विचारों को हम नहीं दबा सकते हैं। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति का विचार ही पूरे समाज को बदल के रख दे। फिर मिल के मत में इतिहास भी स्वतंत्रता के पक्ष में अपना समर्थन प्रदान करता है। मिल ने सुकरात, ईसा मसीह और मार्टिन लूथर का उदाहरण देकर अपने तर्क की पुष्टि की है। मिल कहता है जैसे ईसा मसीह ने सत्य की खोज की, सुकरात ने सत्य का पता लगाने, मार्टिन लूथर जैसे विचारकों ने सत्य का पता लगाने के लिए विचारों पर ज्यादा बल दिया। तो इसीलिए हर व्यक्ति को विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति अपना और समाज दोनों का भला कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से मिल जो है बताने का प्रयास कर रहा है कि लोगों की आजादी पर, लोगों की एक्सप्रेशन पर किसी भी तरीके का कोई नियंत्रण, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब हमने पढ़ लिया पहला वाला पार्ट, जैसे कि आपने यहां पर स्लाइड्स में देखा था, ये वाला पार्ट। मिल ने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं। पहला वाला हमने पढ़ लिया, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि निर्बाध है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।
चाहे यह विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के खिलाफ ही क्यों ना हो, सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो, है ना। तो मिल इतना बड़ा स्वतंत्रता का समर्थक है। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 2, कार्यों की स्वतंत्रता। मिल कहता है कि कार्यों की स्वतंत्रता में दो तरीके के कार्य बताता है, एक स्वविषयक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, दूसरा अदर रिगार्डिंग एक्शन या पर विषयक कार्य। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हमने 1 और 2 करके हेडिंग मेंशन कर दिया है। अगर आपको समझने में तब भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये पीपीटी को थोड़ा सा मैं और करेक्ट करूंगा, जैसे कि अभी देखो यहाँ पर पूरी चीजें नहीं दिख रही हैं, वो पीडीएफ बनाते टाइम ऐसा हो जाता है, बाकी पीपीटी में सारी चीजें क्लियर रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा मिल की स्वतंत्रता संबंधी क्या विचार है, कार्यों की स्वतंत्रता पर बल दे रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्शन। अब मिल कह रहा है कि मिल कार्य की स्वतंत्रता को विचारों की स्वतंत्रता का पूरक मानता है, ठीक है। मिल का जो कार्य की स्वतंत्रता है वो विचारों की स्वतंत्रता से क्या है, जुड़ा हुआ है। यानी आप कोई कार्य कर रहे हैं, है ना, ये कार्य करने का आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं समाज में जिससे समाज में परिवर्तन आए, तो कार्य और स्वतंत्रता दोनों क्या है, मिल कहता है एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, या कह लें कार्य और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के क्या है, दोनों एक ही पहलू है, ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू ही है। मिल के अनुसार सोचने, समझने, बोलने, कार्य करने की स्वतंत्रता एक ही प्रधान तत्व के सोपान होते हैं जिसमें किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो मिल कह रहा है कि चाहे सोचो आप, चाहे समझो, चाहे बोलो, चाहे कार्य करो, है ना, ये सब क्या है, ये सब एक ही चीज है। तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं लगना चाहिए। हाँ, जब मिल आगे चल के कार्यों में विभाजन करता है तब वहां पर हानि का सिद्धांत लाता है, जब अदर रिगार्डिंग एक्शन आता है तब। चलिए आगे देखते हैं। कुछ बच्चे अभी इनएक्टिव हो चुके हैं, वीडियो कम देख रहे हैं। अब क्या रीजन है मुझे नहीं पता, है ना, या तो बीमार हो चुके हैं, या मौसम चेंज हो रहा है, या दुर्गा पूजा में अभी नवरात्रों में वो बिजी हुए हैं, इस वजह से हो सकता है कि वीडियो ना देख पा रहे हो, पढ़ाई उनकी थोड़ी सी ब्रेक डाउन हो गई हो। तो जो भी रीजन है, आप लोग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, चीजों को स्किप ना करें, ठीक है। मिल कंसीडर्स फ्रीडम ऑफ एक्शन टू बी complementary to freedom of thought. According to him, freedom to think, understand, speak and work are steps of the same main elements. None of them can be ignored. तो अब देखिए, अब यहां पर आपने देखा कि कार्यों की स्वतंत्रता, मिल कहता है कि कार्यों की स्वतंत्रता जो है विचारों की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मिल ने कार्यों को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो तरीके के कार्य बताए हैं। पहला सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, दूसरा अदर रिगार्डिंग एक्शन। पहला स्व विषयक कार्य, दूसरा पर विषयक कार्य। अब स्व विषयक कार्य क्या है और पर विषयक कार्य क्या है, एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे कार्य जिनका प्रभाव केवल स्वयं व्यक्ति पर पड़ता है, तो ऐसे कार्य को क्या बोलते हैं, ऐसे कार्य जो हैं स्व विषयक कार्य कहलाते हैं। यानी आप कोई काम कर रहे हो तो उसका प्रभाव केवल और केवल आप पर पड़ रहा है, ठीक है। अगर कोई, आप जैसे मान लीजिए घर में बैठे हैं, घर में आप नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव केवल और केवल आप पर पड़ रहा है। तो इसको क्या बोला मिलने, ये है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। इससे तो दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर दूसरा है जैसे कि कपड़े पहनना, शिक्षा प्राप्त करना, सिगरेट पीना, धार्मिक कार्य करना, आप घर में बैठ के पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि यह आपका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। अगला, स्व विषय कार्यों में राज्य का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बोल्ड करना भूल गया या इसको हाईलाइट करना भूल गया। ऊपर हालांकि मैंने कई बार इसको बता दिया है कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा नहीं होना चाहिए। फिर अगला देखते हैं, स्व विषय कार्य समाज में नवीनता लाते हैं जिससे समाज की प्रगति होती है। फिर आगे मिल कहता है, इस संबंध में मिल कहता है कि जिस प्रकार विज्ञान की प्रगति का आधार नवीन आविष्कार है, उसी प्रकार समाज में भी जीवन और गति का आधार क्या है, आधार नवीनता में निहित है। तो ये मिल का स्टेटमेंट है। मिल कहता है विज्ञान और प्रगति का आधार क्या है, विज्ञान में प्रगति क्यों होती है, क्योंकि नए नए खोज होते हैं। उसी प्रकार से समाज में प्रगति कैसी होगी,
नवीनता के द्वारा, यानी नए नए विचारों के द्वारा, नए नए एक्सप्रेशन के द्वारा। तो मिल जो है कह रहा है समाज को, राज्य को अगर प्रगति करना है तो व्यक्ति के कार्यों पर या स्व विषयक जो कार्य है उस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति के स्व विषयक कार्यों से संबंधित किसी भी प्रकार का नियंत्रण न होने के साथ साथ व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी भी होनी चाहिए। अगला देखते हैं पर विषयक कार्य या अदर रिगार्डिंग एक्शन। ठीक है, वे कार्य जिनसे समाज व अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं, अर्थात अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचती हो, इसे हानि का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे यहां पर आपका एक पार्टनर नंबर ए है, आप क्या हैं, बी हैं, तो अगर आपका पार्टनर ए इतनी तेजी से पढ़ रहा है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो ये क्या है, तो इसके कार्य तो अपना कर रहा है कि पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इसके कार्य से आपको क्या हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, आपके कार्यों में बाधा आ रही है। तो जब ए नामक व्यक्ति जो है बी के कार्यों में इंटरफेयर करने लगे, या कोई ए नामक व्यक्ति जो है ऐसा कार्य करे जिससे कि दूसरे के कार्य में क्या हो, इंटरफेयर आ जाए, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप आए या दूसरे के कार्य में बाधा उत्पन्न हो, तो ऐसे मामलों में राज्य के द्वारा ए नामक व्यक्ति के कार्य को रोका जा सकता है या इसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, हानि का सिद्धांत। यानी आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे दूसरों को हानि हो। अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया जिससे दूसरों को हानि हो रही है, एग्जाम्पल के लिए अगर ए नामक पर्सन ने कोई ऐसा काम किया जिससे बी को नुकसान हो रहा है, तब ये क्या है, बी को हानि हो रही है, यानी कि अब यहां पर हानि का सिद्धांत लागू हो जाएगा, ए के ऊपर हानि का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, ऐसे कार्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि ऐसे कार्य दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचा सकते हैं। कि मिल कहता है कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप से शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचने से या पहुंचाने से रोकना होना चाहिए। अन्य किसी आधार पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ऐसा मिल बताने का प्रयास करता है। मिल डिवाइडेड अ पर्सन्स वर्क इनटू टू पार्ट्स। पहला है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, दूसरा है अदर रिगार्डिंग एक्शन। जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है वो ये हार्म, प्रिंसिपल ऑफ हार्म से रिलेटेड है। जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है इसमें नो रिस्ट्रिक्शंस है, किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आप समझ के चलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे मिल क्या कहता है, मिल ने कार्यों की स्वतंत्रता को चरित्र निर्माण व विकास की दृष्टि से न्यायपूर्ण बताया। ठीक है, मिल कहता है कि कार्यों की स्वतंत्रता को चरित्र निर्माण से जोड़ दिया। मिल कह रहा है कि व्यक्ति को कार्यों की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति के कार्यों से ही व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, और व्यक्ति जो कार्य करता है व्यक्ति का उससे विकास भी होता है। नोट करके है, अपना पूर्ण अहित करने वाले व्यक्तिगत कार्यों पर भी राज्य रोक लगा सकता है, जैसे आत्महत्या करना। मिल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है ना, भले उसके स्व संबंधित कार्य हो, भले उसके सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हो, अगर कोई व्यक्ति अपने प्राणों को खुद खत्म करना चाह रहा है या अपने आप को खुद समाप्त करना चाह रहा है, तो उस स्थिति में राज्य के द्वारा उस व्यक्ति पर नियंत्रण लगाया जा सकता है या उस व्यक्ति को रोका जा सकता है। इसी संदर्भ में मिल कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पुल पार कर रहा है, उसका उद्देश्य तो है पुल को पार करना, लेकिन पुल टूटा हुआ है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति उसे, या राज्य या सरकार या समाज, उस व्यक्ति को पुल पार करने से रोक सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, व्यक्ति के प्राणों का खतरा है। नोट आगे देखिए, बुरी आदतों अथवा क्रियाओं को रोकने के लिए राज्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार है या हस्तक्षेप कर देना चाहिए। मिल हैज डिस्क्राइब्ड द फ्रीडम ऑफ एक्शन, एक सेकेंड, मिल हैज डिस्क्राइब्ड freedom of action as a just form of from the viewpoint of character building and the development. Note, the state can also ban individuals action that cause total harm to oneself, for example committing suicide. फिर नेक्स्ट है नोट करके, the state should intervene
इनडायरेक्टली टू स्टॉप बैड हैबिट्स और एक्शन। जैसे कि क्या कौन कौन से बैड हैबिट या बैड एक्शन होते हैं जिनको राज्य को रोकना चाहिए, यानी कि निवारणात्मक उपाय करना चाहिए। निवारणात्मक उपाय, शिक्षा प्रचार प्रसार, प्रोत्साहन, चित्र प्रदर्शन आदि, ये कुछ ऐसे प्रमुख उपाय हैं। मिल कहता है कि प्रथा, परंपरा, रूढ़ियों के नियंत्रण से भी व्यक्ति को मुक्त करना चाहता है, क्योंकि इससे उसका विकास दब जाता है। मिल का उद्देश्य है कि व्यक्ति को परंपरा से, प्रथा से, रूढ़ियों से इससे मुक्त कराएं, क्योंकि मिल का मानना है कि परंपराएं, प्रथाएं और रूढ़ियां व्यक्ति के विकास को क्या करती हैं, दबा देती हैं, है ना। जैसे समाज में परंपराएं क्या हैं कि महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। समाज में आज भी बहुत सारी समाज में परंपराएं हैं कि महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी, महिलाओं को घर में रहना चाहिए। ये क्या कर रही है, महिलाओं के विकास को दबा रही है, नहीं दबा रही है, दबा रही है महिलाओं के विकास को। तो इसीलिए मिल कहता है प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां जो होती हैं समाज की, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को रोकता है। इसीलिए परंपराओं, प्रथाओं और रूढ़ियों को समाप्त कर देना चाहिए। मिल की स्वतंत्रता कैसी है, नकारात्मक है, क्योंकि कानून का अभाव ही क्या है, स्वतंत्रता है। मिल कहता है, मिल कह रहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण या कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिबंध आपने लगा दिया तो हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति के कल्याण को और साथ के साथ समाज के विकास को भी आपने रोक दिया। इसीलिए मिल कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे पागल हो, चाहे सनकी हो, चाहे जैसा भी हो, उसके विचारों को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि हो सकता है कि उसके विचार समाज में परिवर्तन ला दे। उसके विचारों से जो परंपराएं, रूढ़ियां जो समाज में बनी है, वो समाज में या समाज से समाप्त हो जाए, वो रूढ़ियां, ये परंपराएं। तो मिल यही बताने का प्रयास कर रहा है बेसिकली कि किसी भी व्यक्ति के विचारों को रोका नहीं जाना चाहिए। सच एज अ प्रिवेंटिव measures, education, propaganda, encouragement, picture exhibition, etc. are the main measures. Mill also want to free the individuals from the control of customs, traditions and customs. ठीक है, because these suppress his development. Mill's freedom is a negative because Mill's liberty is negative, या Mill's freedom is negative because the absence of law is freedom. मिल कहता है कि कानून का अभाव ही क्या है, स्वतंत्रता है। तो इस संदर्भ में मिल के विचारों को आप अभी तक इतना स्टडी कर चुके हैं, मिल के विचारों को देख चुके हैं। तो आगे हम आज मिल के पूरे विचारों को पढ़ेंगे, चाहे आज ये क्लास 1.5 घंटे की क्यों ना ही हो जाए। ठीक है, मिल कह रहा है पिछड़े हुए राष्ट्रों के, आगे देखिए स्वतंत्रता के संबंध में मिल के क्या विचार हैं। मिल जो है पिछड़े हुए राष्ट्रों के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। अब यहाँ पर इसीलिए बारकर कहता है कि मिल की स्वतंत्रता कैसी है, खोखली है, झूठी है, क्योंकि एक तरफ मिल कह रहा है सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, फिर दूसरी तरफ मिल कह रहा है कि जो विकसित देश के लोग हैं उन्हीं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो पिछड़े देश हैं उनको स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या ये स्वतंत्रता के मामले में सही निर्णय है? इसीलिए मिल की स्वतंत्रता को खोखली स्वतंत्रता कहा जाता है। ठीक है, खास करके बारकर ने ऐसा बोला है। राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वतंत्रता का अपहरण किया जा सकता है। फिर दूसरी तरफ मिल कहता है कि अगर राष्ट्र की प्रगति हो या कोई सामाजिक उद्देश्य जिसमें निहित हो, तो उस संदर्भ में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये भी क्या है, मिल की खोखली स्वतंत्रता को प्रदर्शित कर रहा है, जैसा कि बारकर ने बोला था। मिल कहता है जिसने एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया हो, वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ये नेट के पेपर में आया हुआ है, नेट या छत्तीसगढ़ ऐसे करके किसी एग्जाम में आया हुआ है, मैंने इसको स्टडी किया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मिल कह रहा है किसी व्यक्ति ने अगर एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया तो कभी भी स्वतंत्रता को नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई सी भी कीमत हो जाए उसकी देनी पड़े उसे। मिल इज नॉट अ फेवर ऑफ ग्रांटिंग फ्रीडम टू द पीपल ऑफ बैकवर्ड नेशंस। अब यहाँ पर मिल की स्वतंत्रता की आलोचना भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मिल ने जो स्वतंत्रता है, जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, वो केवल और केवल डेवलप्ड कंट्री के लिए बताया है, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। फ्रीडम कैन बी यूज्ड फॉर नेशनल प्रोग्रेस एंड सोशल पर्पस। ठीक है, मिल कहता है कि नेशनल पर्पस और सोशल पर्पस के लिए जो है फ्रीडम पर कंट्रोल किया जा सकता है। मिल सेज he who has once tasted the freedom will not be willing it
विलिंग टू गिव इट एनी चांस। ये आप स्टार बना लीजिएगा। हालांकि जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने उसको रेड एंड बोल्ड करके लिख दिया हुआ है, आपको बताने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक बार समझा दिया जाएगा, आप उसको वहां पर समझ सकते हैं। अब देखिए मिल की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कब कब लगाता है मिल। मिल कहता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, लिबर्टी पर या फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। यानी हानि का सिद्धांत अगर आएगा तब जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी आप किसी ए नामक व्यक्ति ने वी नामक व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाई है, तब इस सिद्धांत में ए के ऊपर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा कहता है अगर राज्य की सुरक्षा संकट में आ जाए तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मिल कहता है कि सामाजिक कर्तव्य के पालन में अगर कोई रुकावट आ रही है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर मिल कहता है कि व्यक्ति जाने अनजाने में स्वयं का पूर्ण अहित करता है, या व्यक्ति जाने अनजाने में पुल पार कर रहा है तो उस पुल को पार करने के लिए व्यक्ति को रोका जा सकता है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर फिर रोक लगाई जा सकती है। फिर मिल आगे कहता है कि स्वतंत्रता केवल बालिग व्यक्ति के लिए है, नाबालिग व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है, जो एडल्ट हो चुके हैं या अडल्ट हो चुके हैं जो, उन्हीं के लिए लिबर्टी है, बाकी और किसी के लिए लिबर्टी नहीं है। मिल्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ फ्रीडम प्रिंसिपल ऑफ हार्म के कंडीशन में, थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की कंडीशन में लगा सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन अ परफॉर्मिंग सोशल ड्यूटी, कंप्लीट हार्म टू द इंडिविजुअल्स नोइंगली और अननोइंगली, फ्रीडम इज ओनली फॉर अडल्ट पर्सन। ठीक है, फिर मिल कहता है बच्चों, दिव्यांगों, मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति, अशिक्षित व पिछड़े हुए समाज पर स्वतंत्रता का सिद्धांत लागू नहीं होता। अभी आपने देखा था मिल कह रहा है चाहे पूरा समाज 1000 व्यक्ति एक तरफ हो, दूसरी तरफ अगर एक पागल व्यक्ति भी हो तो उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया सकता है। लेकिन अब यहां पर मिल की स्वतंत्रता में क्या विरोधाभाव देखने को मिलेगा, इसीलिए कहा जाता है कि मिल की स्वतंत्रता क्या है, खोखली है। बारकर जैसे विचारकों ने इसलिए बोला कि मिल क्या है, खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है ना। एक तरफ मिल कुछ और बातें कह रहा है, दूसरी तरफ मिल कह रहा है पागलों को, सनकियों को, झक्कियों को, इन सबको स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। अब बताओ अगर मिल उदाहरण देता है, कहता है बताओ अगर पागल व्यक्ति को जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, पागल है कोई, अगर उसका मन है कि एक गन ले ले, उसके पास स्वतंत्रता है कि एक गन खरीद ले या कोई बम बना ले, है ना, तो क्या उसको बम मिलना चाहिए, है ना। सवाल तो ये भी है कि क्या उसे बम मिलना चाहिए, क्योंकि वो पागल है मानसिक रूप से। हो सकता है वो बम ले करके उसका इस्तेमाल ऐसे करे कि समाज ही पूरा नष्ट हो जाए। तो इस तरीके से मिल यहाँ पर वास्तविक रूप में जो पागल हैं उनको रोकने के लिए या पागल के व्यक्ति को रोकने के लिए या समाज की भलाई के लिए कहता है कि जो मानसिक अस्वस्थ हैं, जो दिव्यांग हैं, जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, इनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह मूलतः इसकी स्वतंत्रता कैसी है, नकारात्मक है ना। और ये एक व्यक्तिवादी विचारक है, यानी इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर है ये। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को ये प्रमोट करता है, लेकिन उसी कंडीशन में यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है कि जिस कंडीशन में समाज को नुकसान हो रहा हो या दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो रहा हो। तब मिल कहता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तब रोका जाएगा जब वह व्यक्ति समाज को या राज्य को या किसी भी तरीके से समाज या राज्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तो उस सिचुएशन में उसे रोका जा सकता है। मिल के मत में बहुसंख्यक लोग परंपराओं, रीति रिवाजों के गुलाम होते हैं, इसीलिए स्वतंत्रता का उपयोग सिर्फ अल्पसंख्यक ही कर सकते हैं, है ना। आप देखो समाज में क्या होता है, समाज में एक्चुअली क्या होता है कि समाज में आज बहुसंख्यक वर्ग क्या करते हैं, समाज में एक ही परंपरा है कि हम अपने ही कास्ट में विवाह करेंगे, है ना, अदर कास्ट में नहीं करेंगे। ये क्या है, ये समाज की बहुसंख्यक परंपरा है। लेकिन समाज में बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं जो अपनी लिबर्टी, अपने मनमानी तरीके से किसी अदर कास्ट में शादी करते हैं, वो अपने, तो मिल यही कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक है वही वास्तविक रूप में क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं, अपनी लिबर्टी का यूज कर रहे हैं। तो मिल ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुसंख्यक वर्ग तो परंपराओं में बेचारे उलझे पड़े हैं, वो रीति रिवाजों में है, समाज के जो 100 सालों से परंपराएं चली आ रही है, वो तो स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं कर सकती। उनका मन भी करे कि कोई सुंदर लड़की दिख गई, है ना, तो अगर वो चाहे किसी शादी कर ले पर उनकी कास्ट की नहीं है, तब भी वो शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, वो बहुमत के गुलाम है, बहुसंख्यक के गुलाम है जो हो चुके हैं वो। अगर कोई व्यक्ति जो अल्पसंख्यक मत को मानने वाला है, जो विचारों को अपने सर्वोपरि मानता है, जो समाज के विचारों को नहीं मानता,
तो वो क्या है, सुंदर लड़की देखा, अगर उसके विचार और उस व्यक्ति के विचार, दोनों के विचार मिल गए तो वो शादी कर लेगा उससे। तो ये क्या है, इसीलिए मिल कहता है कि जो अल्पसंख्यक होता है वही वास्तविक रूप में स्वतंत्रता का उपयोग करता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के ऊपर समाज का कोई दबाव नहीं होता है। अब देखते हैं मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना। अब मिल की स्वतंत्रता को खोखली और नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। मिल इसलिए कहा, देखिए मिल के विचारों की, जो मिल ने स्वतंत्रता के संबंध में विचार दिए हैं उसकी आलोचना क्यों की जाती है ना। क्रिटिसिज्म ऑफ मिल्स व्यू ऑन द फ्रीडम इसलिए की जाती है क्योंकि मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक है और खोखली है। ठीक है, मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक इसलिए है क्योंकि मिल कहता है पागल को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं, बूढ़े हैं और जो गरीब देश के लोग हैं उनको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसकी स्वतंत्रता को खोखली स्वतंत्रता कहा जाता है। एक तरफ तो मिल कहता है सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहा है पागलों को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। फिर मिल की स्वतंत्रता की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि मिल ने स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया और समानता की इसने क्या की, उपेक्षा की है। ठीक है, समानता को मिल ने महत्व नहीं दिया बल्कि मिल ने स्वतंत्रता को महत्व दिया। तो अब समानता की उपेक्षा करने के कारण भी मिल की स्वतंत्रता की आलोचना की जाती है। फिर तीसरा, मिल कहता है सनकी और झक्की व्यक्तियों को स्वतंत्रता देना क्या है, हास्यास्पद है। अब सनकी और पागल व्यक्ति स्वतंत्रता लेकर क्या करेंगे, वो समाज का कैसा भला कर सकते हैं ना। तो मिल की स्वतंत्रता में क्या है, विरोधाभास है, इसीलिए मिल की स्वतंत्रता की आलोचना की जाती है। अब अंत में आप जब आंसर लिखते हैं तो कुछ भी हो, कितनी भी आलोचना हो, लेकिन आप यही लिखेंगे कि मिल जो है वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता का पैगंबर है। मिल ने वास्तविक रूप में स्वतंत्रता के विचार को सबसे पहले आगे बढ़ाया है। फिर देखिए, कार्य स्वतंत्रता का भ्रांतिपूर्ण विभाजन कर दिया है। जैसे मिल ने कहा कि ये क्या है, ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, ये अदर रिगार्डिंग एक्शन है। क्या कोई ऐसा एक्शन हो सकता है जो स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ हो? तो इसके लिए भी इस संदर्भ में भी मिल की आलोचना की जाती है। होलो एंड नेगेटिव फ्रीडम, नेग्लेक्ट ऑफ इक्वलिटी, मिल ने इक्वलिटी को नेग्लेक्ट किया है, इसलिए मिल की आलोचना, मिल की स्वतंत्रता की या मिल की लिबर्टी की आलोचना होती है। गिविंग फ्रीडम टू क्रेजी एंड एक्सेंट्रिक पीपल इज रेडिकुलस, इसलिए भी इसकी आलोचना होती है। मिसलीडिंग डिवीजन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्शन कितने टाइप्स का है, मिल ने बताया 2 टाइप्स का, एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, दूसरा है अदर रिगार्डिंग एक्शन। ठीक, इसलिए भी इसकी आलोचना होती है। क्या कोई सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हो सकता है, कोई अदर रिगार्डिंग एक्शन हो सकता है, खास करके लिबर्टी को लेकर के। ठीक है, तो आलोचक जो है इस तरीके से मिल की आलोचना करते हैं, पर कितना भी आलोचना करे, मिल भाई रिलेवेंट थिंकर है, मिल को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मिल वास्तविक रूप में स्वतंत्रता का पैगंबर माना जाता है। आगे आप जब कंक्लूजन देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा। अब आगे आलोचना इसलिए इसकी की जाती है क्योंकि व्यक्ति और समाज के बीच संबंध क्या करता है, गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। क्योंकि मिल कहता है बहुमत समाज ही क्या है, बहुमत समाज ही क्या करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। तो यहां पर मिल ने समाज और व्यक्ति के बीच जो संबंध है उसको गलत तरीके से परिभाषित कर दिया है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। फिर मिल की स्वतंत्रता की आलोचना आगे क्यों की जाती है, क्योंकि केवल और केवल विकसित देशों के लोगों के लिए ही मिल की स्वतंत्रता है, अविकसित देशों के लोगों के लिए नहीं है, इसलिए भी मिल की स्वतंत्रता की आलोचना की जाती है। इसीलिए बारकर जैसे लोगों ने मिल की स्वतंत्रता को क्या बोला, खोखली स्वतंत्रता है, मिल अमूर्त पैगंबर है स्वतंत्रता का। अल्पमत को बहुमत से अधिक महत्व दिया है मिल ने कहा कि एक तरफ पूरा समाज हो, एक तरफ एक व्यक्ति हो, तब भी इस एक व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता अपने विचार और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए यह पूरा समाज भी उसे नहीं रोक सकता। तो एक तरफ बहुमत है, दूसरी तरफ अल्पमत है, तो बहुमत पर अल्पमत की विजय दर्शाता है ये। तो इस संदर्भ में भी इसकी आलोचना की जाती है। क्या अल्पमत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या एक व्यक्ति का महत्व ज्यादा है या पूरे समाज का महत्व ज्यादा है, यह भी क्वेश्चन उठता है ना। जबकि मिल व्यक्तिवादी विचारक है, वो समाज को महत्व दे या न दे, लेकिन व्यक्ति के लिए उसका महत्व सर्वोपरि होना चाहिए। जितने भी व्यक्तिवादी विचारक हैं इन सबका यही होता है उद्देश्य कि व्यक्तिवादी विचारक ये कहते हैं हर व्यक्ति का महत्व है। ठीक है, क्योंकि व्यक्तियों के योग से ही क्या बनता है, समाज बनता है। मिस इंटरप्रिटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। नेक्स्ट, freedom is only for freedom is only for people of the developed countries,
नॉट फॉर पीपल ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो इसलिए भी इसकी आलोचना होती है इसकी लिबर्टी की। गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू माइनॉरिटी देन द मेजोरिटी, इसलिए भी इसकी आलोचना होती है। फिर अर्नेस्ट मार्केट कहता है कि मिल उसकी बचत के लिए अपर्याप्त गुंजाइश छोड़ देने पर भी हमें कोरे स्वतंत्रतावादी और काल्पनिक व्यक्तिवाद का ही पैगंबर प्रतीत होता है। ये क्या है, मिल के संदर्भ में बोला गया है, अर्नेस्ट बार्कर का कथन है। बार्कर कहता है कि मिल जो है सारहीन या खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक स्वतंत्रता का क्या है, दूत है या पैगंबर है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जहां पे खोखली स्वतंत्रता है, सारहीन स्वतंत्रता है या काल्पनिक स्वतंत्रता है, तो आपको क्या करना है, बार्कर को टिक कर देना है आंख बंद करके। अर्नेस्ट बार्कर, मिल इवन लिविंग इनफ रूम फॉर हिज सेविंग ग्रेस appears to us to be a prophet of enemy libertarianism and utopian individualism। बार्कर कहता है मिल इज द मैसेंजर ऑफ अ एम्प्टी लिबर्टी एंड यूटोपियन फ्रीडम या यूटोपियन लिबर्टी। आगे देखते हैं, एक बार टाइम का चेक कर लें, टाइम का क्या इश्यू है। फिर 1 घंटे 5 मिनट, कोई बात नहीं। फिर बार्कर आगे कहता है कि अधिकारों के बारे में मिल के पास कोई स्पष्ट दर्शन नहीं था जिसके आधार पर स्वतंत्रता की धारणा को कोई यथार्थ रूप प्राप्त होता। तो ये बार्कर का स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट है आपको याद करने वाले हैं, आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते तो कोई इतनी बड़ी इश्यू नहीं है, कोई इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सेबाइन कहता है कि व्यक्ति के कार्य के विभाजन को बचकाना कार्य कहा है, कि सेबाइन कहता है कि जो मिल ने व्यक्ति के कार्यों को डिवाइड किया है, स्व से संबंधित कार्य और अदर से संबंधित कार्य, यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन में जो कार्य मिल ने विभाजन किया है कार्यों का, वो क्या है, एक बचकाना कार्य है, इससे बचना चाहिए था मिल को। बार्कर कहता है मिल हैड नो क्लियर फिलोसफी ऑफ राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी कुड हैव एनी कंक्रीट फॉर्म। फिर सेबाइन कह रहा है कॉल्स द डिवीजन ऑफ मेंस लेबर, मेंस एक्शन, लेबर नहीं एक्शन यहाँ, ठीक है, मेंस एक्शन चाइल्डिश वर्क। फिर अब मिल आगे, आप देखिए आगे, सनकी व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के संबंध में लेस्ली स्टेफन ने कहा है कि सनकी व्यक्ति उस प्रकार बेडोल कटे हुए सहतीर के समान है जिसका राज्य में कोई उपयोग नहीं हो सकता। तो लेस्ली स्टेफन कहता है कि सनकी व्यक्ति को स्वतंत्रता देने से क्या फायदा भाई, जिस तरीके से कोई पेड़ अगर काट दिया जाए तो उसका कोई उपयोग नहीं होता, वैसे ही कटे हुए सहतीर के समान इसका राज्य में कोई उपयोग पागल व्यक्तियों का नहीं है। प्रोफेसर मैकन कहता है सनकीपन व्यक्तिवाद का प्रहसन है। ठीक है, तो ये कुछ कोटेशंस हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। रिगार्डिंग द गिविंग गिविंग फ्रीडम टू एन एक्सेंट्रिक पर्सन, लेस्ली स्टेफन्स हैज सेड दैट एन eccentric person is like a beam cut in a shapeless manner which cannot be of any use of the state। फिर प्रोफेसर मैकनन कहता है कि eccentricity is a farce of individualism। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कोटेशंस हैं, अब उनको ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं मिल की आलोचना होती है स्वतंत्रता की, लेकिन मिल की स्वतंत्रता की आलोचना के बाद भी मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों का महत्व है। क्या महत्व है देखते हैं। इन त्रुटियों, बहुत सारी त्रुटियां होने के बाद भी मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों का महत्व है। कैसे, बेपर आगे कहता है कि मिल प्रजातंत्र की बुराइयों से प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहता है। पहला स्टेटमेंट है। मैकडोनाल्ड ने मिल की रचना ऑन लिबर्टी को उदारवाद का सबसे महान घोषणा पत्र कहता है, क्योंकि उदारवाद की मूल मान्यताएं क्या होती हैं, उदारवाद की मूल मान्यता है कि हर व्यक्ति को आजादी, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता। तो मिल ने भी तो यही बोला, चाहे पागल हो, चाहे सनकी हो, चाहे झक्की हो, हर व्यक्ति को आजादी मिलनी चाहिए। भाई हो सकता है कि किसी पागल व्यक्ति का विचार ही क्या हो, समाज के लिए उपयोगी हो और समाज के स्वरूप को बदल के रख दे, इसीलिए किसी व्यक्ति के विचारों को नहीं दबाया जाना चाहिए। डिस्पाइट दीज फ्लॉ, मिल्स आइडियाज अबाउट द लिबर्टी आर इंपॉर्टेंट्स। मिल कहता है wants to protect democracy from the evils of democracy, evils of autocracy। E. McDonald's has called Mill's work on liberty the greatest manifesto of liberalism। अब यहां पर आपका लास्ट पेज है। मैक्सी कहता है
मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों में मिल के स्वतंत्रता संबंधी अध्याय को राजनीति साहित्य में बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है। इसने वही उच्चता प्राप्त की है जो मिल्टन फ्रीडमैन ने प्राप्त की, स्पिनोजा ने प्राप्त की, वॉल्टेयर ने प्राप्त की, रूसो ने प्राप्त की, पेन, थॉमस पेन, जेफरसन आदि ऐसे विचारकों को जो महत्व प्राप्त हुआ है राजनीति के साहित्य में, वही महत्व जो है जॉन स्टुअर्ट मिल को स्वतंत्रता के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। तो ये मैक्सी उसकी प्रशंसा करता है। वेपर कहता है विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता के समर्थन में इससे अधिक श्रेष्ठ ग्रंथ कहीं भी नहीं लिखा गया है ऑन लिबर्टी के बारे में, ऐसा बोलता है कौन? वेपर। ठीक है, चलिए मैक्सी कहता है मिल्स चैप्टर ऑन लिबर्टी ऑक्युपाइज अ वेरी हाई प्लेस इन अ पॉलिटिकल लिटरेचर attaining the some heights as those of Milton, Spinoza, Voltaire, Rousseau, Paine and Thomas Jefferson। ठीक है, वेपर कहता है no greater treatise on ever been written in support of freedom of thought and debate। इस तरीके से आपकी आज की क्लास यहाँ पर जो है कंप्लीट होती है और मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को हमने देख लिया है। अब हम आगे देखेंगे मिल के राज्य संबंधी विचार। ठीक है, मिल के राज्य संबंधी विचारों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिल के शासन संबंधी विचार, मिल के लोकतंत्र संबंधी विचार, मिल के महिलाओं के संबंध में विचार, मिल के मताधिकार को लेकर क्या विचार हैं। तो एक एक करके जो भी विचार आगे आते जाएंगे उनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।